Tradition and individual talent. T.S. Eliot. Tradition means रिवायात. रिवायात से मुराद वो असूल जो सदियों से चले आ रहे हों, ऐसे असूल जिनको तमाम एजेस ने अप्रूव किया हो. इंडिविजुअल टैलेंट से मुराद इनफरादी टैलेंट मीन न्यू पोइट. ट्रेडिशन से मुराद लिटरेरी ट्रेडिशन यानी शायरी की ट्रेडिशन, रिवायात. इंडिविजुअल टैलेंट से मुराद न्यू पोइट, शायर. ओवरऑल माटो है टी.एस. इलियट का कि न्यू पोइट को बिल्कुल अलग थलग स्टाइल और अपनी दुनिया नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसे ट्रेडिशनल अंदाज में अपना काम करना चाहिए ताकि वो शायरी के मजमूई धारे का हिस्सा बन जाए, ना कि अलग थलग वो अपनी एक पत्थरों की दुनिया लेकर बैठा हो. टी.एस. इलियट एक्चुअली मैथमेटिकल, कैलकुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, इंटेलेक्चुअल पोएट्री का हामी है. ये सारी डिस्कशन हमारी पोएम कैसे लिखी जाए इस पर है. टी.एस. इलियट चाहता है कि पोएट इमोशन लेस होकर लिखे, जज्बाती होकर ना लिखे, इंटेलेक्चुअल होकर लिखे, बिल्कुल न्यूनेस न ले आए, बल्कि थोड़ा रिवायती होकर लिखे, अपने आबाओ अजदाद जैसा लिखे. लिटरेरी ट्रेडिशन का मतलब है नई लिखे जाने वाली पोएम में गुजरे हुए पोइट्स की आला रिवायात को कायम रखा जाए ताकि शायरी में मजमूई तौर पर एक तसलसल कायम हो जाए. नेक्स्ट बात वो करेगा इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट. इसका मतलब है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट का पोएम में पोइट अपनी ज़ात की छाप ना लगाए. मैं ये कहता हूं, ये बात पोएम में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑब्जेक्टिव पहलू होना चाहिए कि माशरे में ऐसा ऐसा है, दुनिया में ऐसा ऐसा है. ज़ाती जज्बात को कंट्रोल में रखे. पोइट ज़ाती सारोज एंड जायज़ को कंट्रोल में रखे, थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाए. देयर आर राउंड अबाउट 17 क्वेश्चंस. वन बाय वन हम 17 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आफ्टर दिस देयर वुड बी सिंगल आंसर. इस आंसर में आपने पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना, सब कुछ आपने बॉल पॉइंट से लिख लेना है. एग्ज़ाम में बॉल पॉइंट से लिखना है. ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट, इलियट डिस्कसेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन के प्रॉब्लम डिस्कस करेगा. इन सेकंड पार्ट ही डिस्कसेस द पोइट एज अ सिंगल पर्सनैलिटी. पोइट इंडिविजुअली जब ठहरा होता है, सिंगल जब ठहरा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कहाँ फॉल करती है, वो क्या है. एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट, आर्ट की एक्सप्लेनेशन करता है सेकंड पार्ट में. वाइल थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स. ये पूरा ऐसे 3 पार्ट्स में है. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 3 पार्ट्स में है. फर्स्ट में ट्रेडिशन को डिस्कस किया, सेकंड में पोइट को डिस्कस किया और आर्ट को डिस्कस किया, और थर्ड समरी है, कंक्लूजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज द क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और पंजाब यूनिवर्सिटी ने यूजुअली रेज किए हैं. क्वेश्चंस जो ट्रेडिशन के बारे में रेज हुए हैं. क्वेश्चन 1, डिस्कस इलियट्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन. इलियट का ट्रेडिशन के बारे में क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज इट्स रोल इन पोएटिक क्रिएशन. पोएट्री को क्रिएट करने में ट्रेडिशन का कितना अमल दखल है. 2015 UOS. Question 2. What do you mean by the phrase objective correlatives?
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से क्या मुराद है? यूज्ड बाय टी.एस. इलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स, ऑब्जेक्टिव से मुराद ऑब्जेक्ट, चीज़ें। इस टर्म का मतलब है कि पोएट जज्बात को, इमोशंस को शो करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों का सहारा ले और उन ऑब्जेक्ट्स से जज्बात को रिप्रेजेंट करे। जज्बात को डायरेक्ट रिप्रेजेंट ना करे। आपने अगर मजलिस सुनी हो तो वहाँ पर जाकर कह रहा होता है रो रो रोवो रोवो, जोर से रो। तो जब वो रो कह रहा होता है तो इसका मतलब है ही इज नॉट यूजिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। वो आपको डायरेक्ट कह रहा है कि रो। अगर वो सिचुएशन कैम करता है, अगर वो एक इमेज ले आता है, एक जनाजा मजलिस के दौरान खड़ा कर देते हैं कि जी ये फ़लाँ साहब का मुक़द्दस हस्ती का जनाजा जा रहा है, तो देन ये ऑब्जेक्ट जो सामने लाया गया है इमोशंस को इनकरेज करने के लिए, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। जो दोस्त मजलिस में जाते हैं उन्हें मेरी बात समझ आ रही है, जो नहीं जाते अब वो जाकर देखेंगे। 2015 UOS। Question 3. For T.S. Eliot, what is the value and significance of tradition? Eliot के लिए ट्रेडिशन की क्या अहमियत है? Why is it useful? और ट्रेडिशन क्यों ज़रूरी है? पोइट को ट्रेडिशनल क्यों होना चाहिए? पोइट को अपने आबाओ अजदाद पोइट्स जैसा क्यों लिखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? 2017 PU। पोइट क्वाइट डिफरेंट क्यों ना लिखे? पिछले पुराने पोइट्स से बिल्कुल हटकर क्यों ना लिखे? टी.एस. इलियट समझाएगा। क्वेश्चन 4। यू कैन नॉट वैल्यू हिम आर्टिस्ट अलोन। आप पोइट को अकेले वैल्यू नहीं दे सकते। कैसे आप वैल्यू दे सकते हैं एक पोइट को तन्हा? यू मस्ट सेट हिम। आपको लाजमी उस पोइट को रखना होगा फॉर कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। किसी से आप कंट्रास्ट करेंगे, उसका किसी से कंपैरिजन करेंगे। ही इज़ बेटर देन शेक्सपियर और नॉट बेटर देन शेक्सपियर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें अमंग द डेड, उन पोइट्स से जो गुजर चुके हैं। आप पोइट को अलग से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आपको लाजमी पुराने पोइट से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़ेगा एक पोइट की अहमियत जानने के लिए। डिस्कस विद रेफरेंस टू टी.एस. इलियट्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 2006 PU। क्वेश्चन 5। टी.एस. इलियट सेज यू कैन नॉट वैल्यू द पोइट अलोन। आप पोइट को अकेले वैल्यू नहीं दे सकते। आई थिंक दैट इज द सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है। 2010 PU ने दोबारा रेज किया। Question 6. If we approach a poet without prejudice, अगर बगैर तासुब के हम किसी पोइट को जांचें, we shall find that not only the best, तो हमें पता चलेगा ना सिर्फ उसका बेहतरीन but the most individual parts of his work, बल्कि उसकी शायरी का सबसे इनफरादी, सबसे बेहतरीन काम हिस्सा वो होगा be those in which dead poets, ऐसा हिस्सा होगा जिस पर पहले आने वाले पोइट्स ने, हिज एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद पोइट्स ने असर्ट, क्लेम किया होगा, स्ट्रेस किया होगा देयर इमोर्टैलिटी, लाफानियत, मोस्ट विगरसली, बड़ी ही ताकत के साथ। अगर आज के पोइट का सबसे बेहतरीन हिस्सा आपको मिल जाए कि यार ये तो कमाल कर दिया, तो आप अगर स्क्रूटनी करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे यही बात सेम पहले प्लेट्यू या होमर कर चुका है और ज़बरदस्त तरीके से कर चुका है। यानी कि टी.एस. इलियट कहता है आज के दौर का पोइट या आने वाले दौर का पोइट कोई नई बात नहीं करता, बल्कि वो अगर कोई बहुत अच्छी बात भी करता है तो अपने आबाओ अजदाद गुजरे हुए पोइट्स की कोई एक बात को ही दोबारा पेश कर रहा होता है। आज पोइट का सबसे ज़बरदस्त काम वो होता है जो वो अपने पेरेंट
जो अपने गुजरे हुए पोइट्स का ऑलरेडी किया हुआ काम दोबारा पेश करता है। पता नहीं कैसे समझेंगे आप। होमर ने अगर डेथ के ऊपर कोई सेंटेंस, कोई कपलेट, कोई पोएम लिख दी है और आज के दौर में किसी पोएट ने अपनी पोएम में 2 लाइन्स में वो गुजरे हुए पोएट की उसी डेथ पर सारी बात 2 लाइन्स में साथ ही दे दी है, तो हम कहेंगे यार ये लाइन्स तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा ये 2 लाइन्स तो इस पोएट ने बेहतरीन स्टील की हैं, चुराई हैं गुजरे हुए पोएट से। अच्छा, अभी भी बात मेरी समझ नहीं आई तो आगे आंसर में शायद मैं समझाने के काबिल हो जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चन इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट। इम्पर्सनैलिटी से मुराद है पोएट का अपनी ज़ात से बालातर होकर लिखना, अपने सारोज और जायज़ को भूल कर लिखना, अपने इमोशंस से बाहर निकल कर लिखना, ज़्यादा अक्ल के साथ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से लिखना। क्वेश्चन देखिए, डज T.S. Eliot एक्सेप्ट वर्डवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री? क्या T.S. Eliot वर्डवर्थ की जो थ्योरी थी पोएट्री के बारे में, वर्डवर्थ क्रिटिक भी था भाई, वो सिर्फ पोएट नहीं था, क्या उसको एक्सेप्ट करता है? कौन सी वर्डवर्थ की पोएट्री की थ्योरी थी? वो कहता है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस कहते हैं एकदम से नेचुरल, एकदम से नेचुरल ओवरफ्लो, बहाव, पावरफुल फीलिंग्स, ज़बरदस्त एहसासात और जज्बात का फितरती बहाव जब होता है तो फिर पोइट्री बनती है। 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। लेकिन T.S. Eliot इसे रिजेक्ट करता है, वो कहता है पोइट्री जज्बात का नाम नहीं है, पोइट्री नेचुरल फ्लो ऑफ जज्बात का नाम नहीं है, बल्कि पोइट्री जज्बात से बाहर निकलकर कोई बड़ी बात कहने का नाम है। क्वेश्चन 8, व्हाट एनालॉजी? एनालॉजी पैरेलल एग्जाम्पल, वैसी ही कोई नई मिसाल। डज T.S. Eliot यूज फॉर द पोइट्स माइंड? पोइट के माइंड को T.S. Eliot ने कहा है ये कैटलिस्ट होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए, ये बर्तन होना चाहिए जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन पोइट का माइंड तब्दील ना हो। पोइट आइडियाज़ को पकड़े, जहन में आर्टिस्टिक प्रोसेस करे और बाहर उसे पोएम की शक्ल में दे दे। दिस इज द वर्क टास्क ऑफ पोइट। पोइट कोई गॉड नहीं है। तो ये बेहतरीन एग्जांपल दिए उसने, एनालॉजी जो दी है T.S. Eliot ने, कि पोइट का माइंड वो कैटलिस्ट होना चाहिए, कैटलिस्ट, मीडियम होना चाहिए, जस्ट अथॉरिटी नहीं, मीडियम होना चाहिए जस्ट। क्वेश्चन 9, What do you understand by the term historical sense? हिस्टोरिकल सेंस से क्या मुराद है? As introduced by T.S. Eliot 2014 US। हिस्टोरिकल सेंस से क्या मुराद है? हिस्टोरिकल सेंस से मुराद है हिस्ट्री के बारे में आपका कोई सेंस होना, आपके पास कोई समझ बूझ होना। क्वेश्चन 10, It is not the greatness of इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। ये अजमत नहीं है कि पोएम में जज्बातियत की शिद्दत हो, जज्बात की शिद्दत हो, द कंपोनेंट्स या स्टाइल ज़बरदस्त हो, या इंतहाई मेहनत वाला काम हो। कंपोनेंट्स वर्क को कहते हैं, स्टाइल को कहते हैं, मशीन को कहते हैं, मैकेनिज्म को, मेथड को कहते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ है स्टाइल या वर्क। जज्बात की शिद्दत पोएट्री नहीं होती, ज़बरदस्त काम भी पोएट्री नहीं होती, बट द इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस, शिद्दत के साथ ज़बरदस्त आर्टिस्टिक प्रोसेस हुआ है आपके माइंड में। पोएट के माइंड में जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं, आर्टिस्टिक प्रोसेस, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं, ये अहम काम है। पोएट के माइंड में फीलिंग्स आई, इमोशंस आए,
उसकी जहानत, कोई नए ऑब्जेक्ट आए, मेटाफर आए, इश्यू आया, पोइट ने उसको ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ये आर्टिस्टिक प्रोसेस है। ये सबसे अहम है, सबसे अहम ये है कि उसने किस तरह ऑर्गेनाइज करके पेश किया। बहुत सारे पोइट्स हैं जो बड़े जज्बाती लिखते हैं, हम वाह वाह करते हैं। बहुत सारे पोइट्स हैं जो बड़ा स्लो ऑर्गेनाइज लिखते हैं, कोई उछाल पोइट्री में, कोई ट्विस्ट नहीं होते, लेकिन वक्त साबित करता है कि ये बड़े पोइट हैं। फैज़ अहमद फैज़, द प्रेशर। अच्छा, ये एक प्रेशर का नाम है, सो टू स्पीक, चलो कह देते हैं एक प्रेशर है। अंडर विच द फ्यूजन टेक प्लेस, ऐसा प्रेशर जिसके नीचे मिलाप होता है, दैट काउंट्स। जिस प्रेशर के नीचे मिलाप होता है उस प्रेशर का नाम आर्टिस्टिक प्रोसेस है, एंड दैट काउंट्स, ये अहम है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इलियट्स एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 2014 एंड 16 PU, 2 मरतबा क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, क्रिटिकली एनालाइज इलियट्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। सिंपल क्वेश्चन है कि पोएट को अपनी ज़ात से बालातर होकर कैसे लिखना है, विद रेफरेंस हिज एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। क्वेश्चन 12, आर्ट नेवर इम्प्रूव्स। आर्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं होती। तो इम्प्रूव क्या होता है? इम्प्रूव कुछ भी नहीं होता, आर्ट सेम रहती है, जो मटेरियल है वो बदल जाता है। हाउ डज द कॉन्शियसनेस हेल्प, ये शऊर अगर पोइट के पास हो तो उसको क्या हेल्प आउट करेगा? पोइट रिकॉग्नाइज हिज प्लेस इन लिटरेरी ट्रेडिशन, कि लिटरेरी ट्रेडिशन में, इस लिटरेचर की रिवायात में फिर वो अपनी मकाम को कैसे रिकॉग्नाइज पाएगा अगर उसे ये शऊर हो। आर्ट कभी इम्प्रूव नहीं होती। देखिए, एक पोइट एक पोएम लिखता है और वो कहता है कि मैंने कमाल कर दिया है। क्यों कमाल कर दिया है? कि मैंने पहली बार पोएट्री के अंदर मेट्रो ट्रेन का जिक्र कर दिया। ट्रेन आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं की। अरे भाई, आपसे पहले अगर किसी ने ट्रेन इस्तेमाल नहीं की तो किसी ने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आर्ट इंप्रूव नहीं हुई, आपने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। यू आर नॉट अ गॉड, आप कोई देवता नहीं बन गए, आप कोई अथॉरिटी नहीं है। आपने पहले जैसा ही काम किया है, सिर्फ चीज़ें बदल गई हैं। पहले बैलगाड़ी थी, आपने ट्रेन का जिक्र किया है, उसके व्यूज़ दिए। तो आर्ट कभी भी तब्दील नहीं होती, आर्ट वैसी रहती है टी.एस. इलियट के मुताबिक। हाँ, उसका मटेरियल चेंज होता रहता है। तो ये आर्ट नेवर इम्प्रूव्स, ओनली मटेरियल चेंज होता है। इस बात से पोइट को अपनी औकात का पता चलता है कि वो देवता नहीं बन गया, वो एक ह्यूमन बीइंग है, मीडियम है, कैटलिस्ट है। क्वेश्चन 2009 PU, क्वेश्चन 13, व्हाट रिस्क्स कुड इंडिविजुअल टैलेंट रन। इंडिविजुअल टैलेंट, एक नए टैलेंट पर, एक इनफरादी टैलेंट नए पोइट को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं इन इट्स डिसरिगार्ड ऑफ ट्रेडिशन, अगर वो ट्रेडिशन को डिसरिगार्ड करता है, ट्रेडिशन को वो डिस्कार्ड करता है, उसको रिजेक्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको छोड़ देता है, उससे लापरवाह होता है, तो फिर उसको क्या खतरात लाहक है? वो तन्हा हो जाएगा, वो बड़ा शायर शायद नहीं बन पाएगा, ऐसा टी.एस. इलियट कहता है। क्वेश्चन 2011, क्वेश्चन 14, why does T.S. Eliot use the analogy नहीं कहना, analogy of the catalyst for explaining the role of poetic mind। किस तरह की उसने पैरेलल एग्जाम्पल दी है कि क्रिएशन जब करता है पोएटिक माइंड तो वो उसकी क्या हैसियत होती है? वो कैटलिस्ट होता है, ये बात हम पहले जिक्र कर चुके हैं। वो मीडियम होता है, वो चीज़ों को पकड़कर आगे ट्रांसफ़र करता है। जिस तरह एक टीचर बुक से देखकर पढ़ता है और बच्चों तक इल्म दे देता है, खुद वो तब्दील नहीं होता, वहीं पर ठहर रहता है, लेकिन ऐसा सिर्फ टी.एस. इलियट साहब पाकिस्तान में होता है।
जब आप तक कोई चीज़ पहुंचती है तो आप लाजमी तब्दील होते हैं। खैर आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने टीएस इलियट क्या कहता है उसको सोचना है। हाउ अप्रोप्रिएट इन दिस कंपैरिजन इन योर ओन व्यू। अच्छा जी, अपना ये कंपैरिजन कितना अच्छा था, ये एनालॉजी कितनी अच्छी थी, कैटलिस्ट वाली बात कितनी अच्छी थी, इसको अपना व्यू दें 2012। हाउ डज इंडिविजुअल टैलेंट रिलेट विद ट्रेडिशन 2011। इंडिविजुअल टैलेंट को ट्रेडिशन के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं, क्या ये एक अच्छा कम्बिनेशन होगा। हमारी डिस्कशन भी यही है, टीएस इलियट यही कहता है नए पोइट को ट्रेडिशनल होना चाहिए। 16 what relationship according to T.S. Eliot must exist between tradition and individual poetic talent 2013 question 17 discussed with a reference to T.S. Eliot's tradition and individual talent 2014 PU. Question 8, is it justified to call Eliot's essay tradition and individual talent a manifesto of Eliot's criticism। ये इलियट के क्रिटिसिज्म की पॉलिसी है। इलियट कहता है क्रिटिसिज्म यूं होना चाहिए, मे बी मैनिफेस्टो उसकी पॉलिसी। 2015 PU। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Bhutta। माय व्हाट्सएप 033346555305 फॉर नोट्स। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशन ये आपने पॉइंटर से हाईलाइट कर लेनी है। इमेच्योर पोइट्स इमिटेट। जो इमेच्योर पोइट होते हैं, नापुख्ता पोइट हमेशा नकल करते हैं। मैच्योर पोइट स्टील। मैच्योर पोइट बेहतरीन हिस्से चोरी करते हैं। बेहतरीन पोइट वो है जो पीछे आने वाले पोइट्स के बेहतरीन हिस्से चोरी करके फिर उसे रिफाइन करके अपनी पोएम में लिख दें, ऐसा टीएस इलियट ने कहा। लिटरेरी ट्रेडिशन 4 हेडिंग्स में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिटरेरी ट्रेडिशन क्या है? इलियट फ्रेजेस द लिटरेरी ट्रेडिशन। इलियट ने पोएट्री की रिवायात की तारीफ की है। एंड स्टेट्स दैट द बेस्ट राइटर्स आर दोज, और कहा सबसे बेहतरीन पोइट वो होते हैं हु राइट विद अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो लिंक्ड सेंस के साथ लिखते हैं, जो पिछलों के साथ लिंक बनाकर उस सेंस से लिखते हैं। विद दोज राइटर्स, किनके साथ लिंक? हु केम बिफोर, जो पहले आकर गुजर चुके हैं। एज इफ ऑल ऑफ लिटरेचर ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे जैसे कि तमाम तर लिटरेचर ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड आ स्ट्रीम, एक धारा बना दे, एक नदी बना दे। अगर आप पिछले पोइट्स से लिंक्ड होकर लिखेंगे तो ओवरऑल कलेक्टिव पोएट्री एक रिवर की मानद बन जाएगी, एक दरिया की मानद बन जाएगी। इन विच ईच न्यू राइटर मस्ट इंटर एंड स्विम, जिसके अंदर हर नया राइटर इंटर भी होता है, तैरता भी है और उसी में मर भी जाता है, फ्यूज भी हो जाता है, कुछ हिस्से उसके रह भी जाते हैं। इलियट कहता है ट्रेडिशन अहम चीज़ है और अदब की ट्रेडिशन के साथ लिंक होकर लिखने वाले राइटर अच्छे राइटर होते हैं। और लिटरेचर एक नदी, एक धारे या एक दरिया की तरह है जिसके अंदर नए राइटर आते हैं, तैरते हैं। इलियट आल्सो आर्ग्यूड दैट द मोस्ट एसेंशियल बिट्स ऑफ लिटरेरी पास्ट, इलियट ये भी दलाइल देता है कि बहुत ही अहम तरीन लिटरेचर के हिस्से, माजी के लिटरेचर के बिट्स, अच्छे ज़रूरी हिस्से मस्ट बी गैदर्ड, लाजमी इकट्ठे कर लेना चाहिए इनटू कंटेम्परेरी पोइट्री, हमारे आज के दौर की पोइट्री में। यानी कि आज कोई शख्स अगर पोएम लिखे तो उसमें होमर की कोई बात भी हो, उसमें विर्जिल की कोई बात भी हो, उसके अंदर मिल्टन का कोई
सैटर्न जैसा करैक्टर भी हो, उसके अंदर कोई अरिस्टोटल का कोट भी हो, उसके अंदर इस तरह एक मिक्सचर बनाकर सामने लेकर आए, तो ये बेस्ट पोएट्री होगी, क्योंकि आपने पिछली उसके साथ आप अटैच रहे, रिवायात के साथ अटैच रहे। देखिए, इस बात को यूं समझिए कि क्यों इलियट कहता है कि आप रिवायात के साथ अटैच होकर लिखें, क्यों आप ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखें, न्यूनेस ले आएं लेकिन पिछलों को भी फॉलो करें। ऐसा क्यों कहता है? मैं दिन भर अपने रूम से बाहर रहता हूँ, शाम को जब आता हूँ तो मेरे हाथ में रोज़ाना एक गज़ल होती है जो मैंने दिन भर क्रिएट की होती है। मलिक जहांगीर मूँछों वाला डेली मुझसे पूछता है, जी तो बुड्ढा साहब इरशाद क्या लिखा है? मैं उसे रोज़ाना सुनाता हूँ और कहता है कि बुड्ढा साहब मैं एक पोएम लिखूँगा, लेकिन यार मुझसे लिखी नहीं जाती। आखिरकार मैं एक दिन रूम में दाखिल होता हूँ तो मलिक जहांगीर अपनी मूछें फड़का कर मुझे कहता है, लो जी बुड्ढा साहब आज हमने तख्लीक कारी डाली। मैं भी जज्बात में आकर इरशाद इरशाद, रोज़ाना मेरी पोएम वो सुनता था। बुड्ढा साहब तख्लीक कमाल हुई है और मेरी इस पोएम का उन्वान है चुम्मी। पोएम के पहले 2 लाइंस थी, चुम्मी 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 एंड चुम्मी चुम्मी चुम्मी। उसके बाद इसी बहर के ऊपर सारी गज़ल लिखी हुई थी। और ये गज़ल मैंने क्या, ये पूरी मार्केट, मून मार्केट ने ये गज़ल सुनी थी, मुझे याद है। अब ज़हरी बात है, पोइट जो है वो जज्बात में है, उसके अंदर इमोशंस हैं और वो चुम्मी लेना चाहता है तो उसने चुम्मी पर सारा कुछ लिख डाला, बल्कि पहली 2 लाइन तो उसने लिखी यहीं। हालांकि एक पोइट और था, अब उसने कहा चूम लूँ होंठ तेरे, दिल की ये चाहत है, दिल की ये ख्वाहिश है, तो उसने बाद में कहा दिल की ये फरमाइश है, ऐसे करके उसने कहा। तो पोइट ये भी किस करना चाहता था, पोइट मलिक जहांगीर भी किस करना चाहता था, लेकिन मलिक जहांगीर ने रिवायात को भूलकर इमोशंस के अंदर आकर वो सारी अपनी इमोशंस को उतार दिया अपनी उस पेज के ऊपर। जबकि वो जो इंडियन पोइट था उसने कहा चूम लूँ होंठ तुम तेरे, दिल की ये ख्वाहिश है। तो ऐसे जब उसने कहा, थोड़ा सा वो कंट्रोल्ड था, थोड़ा सा वो रिवायती भी था, थोड़ा सा ट्रेडिशनल होकर उसने लिखा था। अब T.S. इलियट कहता है कि आप ट्रेडिशनल भी हों, एट द सेम टाइम आप कैलकुलेटेड, इंटेलेक्चुअल, मैथमेटिकल भी हों, कि आप इस तरह से लिखें कि आपके हों चूम लूँगा क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और मेरे बच्चे जो होंगे वो ज़हीन होंगे और साइंटिस्ट बनकर वो माशरे की खिदमत करेंगे, इसलिए किस करना मेरा हक बनता है। आप इस तरह से लिखें। T.S. इलियट ये चाहता है। हिस्टोरिकल सेंस, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल सेंस, पास्ट इज अ लैम्प, हिस्ट्री पास्ट होता है, उसका सेंस, उसके बारे में कोई समझ बोल। पास्ट इज अ लैम्प, पास्ट एक लैम्प की मानद होता है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एजेस होता है, अदवार के तजर्बात उसमें ठहरे होते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ ओन जनरेशन, आपको पता चलता है कि आपके पीछे के लोग कौन थे, किस तरह के पोइट थे, किस तरह के सुनने वाले थे, क्या वो अच्छे कान रखते थे कि नहीं रखते थे, और आज की जनरेशन क्या है। ये आपको हिस्टोरिकल सेंस से अंदाज़ा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आपको पता होता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। आपने पहली 2 लाइंस में अपने सारे जज्बात नहीं उतार देने। एक्सटिंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, और यू आर नॉट द अथॉरिटी। आप सब्जेक्टिव पोएट्री नहीं कर सकते। आप पहली 2 लाइंस में जो आपका मन चाह रहा है वो नहीं लिख सकते, तो अथॉरिटी आपकी खत्म हो गई। सोर्स ऑफ कंपैरिजन, अब यही हिस्टोरिकल सेंस है जो आपको कंपैरिजन का मौका देता है कि आप पीछे आने वाले पोएट के
बराबर हैं, नीचे हैं या ऊपर हैं। द बेस्ट स्टीलिंग, ये हिस्टोरिकल सेंस है जिससे आप बेहतरीन मटेरियल चुरा सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करें, रिफाइनमेंट का मौका मिलता है, नॉवेल्टी का मौका मिलता है कि आप नए अंदाज से उसे पेश करते हैं, क्योंकि आर्ट कभी भी तब्दील नहीं होता। परसेप्शन ऑफ फ्यूचर, अगर आपको हिस्टोरिकल सेंस है तो आपका फ्यूचर के बारे में परसेप्शन अच्छा होगा कि आगे ऐसा होगा या हमारी कौम को, नेशन को इस चीज़ की ज़रूरत है। कलेक्टिवनेस, अगर हिस्टोरिकल सेंस आपके पास है तो आप अपने आप को पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री समझते हैं, पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोइट्स समझते हैं। आपको लगता है कि अगर मुझसे पहले मिल्टन से पहले अगर होमर, वर्जिल था, और बाद में अगर शेक्सपियर आया है, शेक्सपियर से आगे जॉन अशबेरी आया है, तो जॉन अशबेरी के आगे मैं ठहरा हुआ हूँ। रिवायात को साथ लेकर जब चलते हैं तो एक धारा, एक दरिया बनता है। कलेक्टिवनेस कैसे हैं, कहते हैं इसे। आप इंडिविजुअल नहीं ठहरते जिसे हम इंडिविजुअल टैलेंट कहते हैं, बल्कि आप कलेक्टिव टैलेंट का हिस्सा बनते हैं एंड नॉट अ कॉपी पेस्ट। लेकिन इस सारी बात का मतलब ये नहीं कि आप माजी के पोइट में जाएं, चासर का अप्रैल पर जो कुछ लिखा हुआ है उठाकर वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दें। नहीं, यू हैव टू चेंज इट, रिफाइन करना है, नोवेल्टी। इलियट सेज a sense of timeless as well as of the temporal. टेम्पोरल का मतलब हिस्टोरिकल। आपके अंदर सेंस होना चाहिए टाइमलेसनेस का, किसी भी टाइम पीरियड को आप डिटरमाइन ना करें। एट द सेम टाइम आप साथ साथ हिस्टोरिकल भी रहें, साथ साथ टाइमलेस रहें, साथ साथ हिस्टोरिकल रहें। एंड ऑफ द टाइमलेस एंड ऑफ द टेम्पोरल टुगेदर, और एट द सेम टाइम आप टाइमलेस भी हों, एट द सेम टाइम आप हिस्टोरिकल भी हों। अगर बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, यहीं पर दकीक बात है। आप इस कोटेशन को ऐसे लिखेंगे, नॉट ओनली ऑफ द फास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। पोइट को सेंस होना चाहिए ना सिर्फ पास्ट में मौजूद तारीख का, पास्ट की, माजी की तारीख का ना सिर्फ पता होना चाहिए, बल्कि इट्स प्रेजेंस, कि वो तारीख कितने फीसद आज भी एग्जिस्ट करती है। ना सिर्फ आपको माजी की तारीख का पता हो, बल्कि उसके कौन कौन से हिस्से आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको सेंस हो। वन हु हैज़ द हिस्टोरिक सेंस feels that, जिसको हिस्टोरिक सेंस होता है वो महसूस करता है, द होल ऑफ लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर डाउन टू हिज ओन डे, कि यूरोप का सारा लिटरेचर, होमर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी आई थिंक पहले आया था, 1 सेंचुरी पहले था कि 5 सेंचुरीज बिफोर था। होमर से लेकर आज के दिन तक यूरोप का सारा लिटरेचर वो महसूस करेगा, इंक्लूडिंग द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री, उसके अपने मुल्क का लिटरेचर भी फॉर्म्स वन कॉन्टिन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशन। ये सारा लिटरेचर बना रहा है एक लिंक्ड, कॉन्टिन्यूस लिंक्ड लिटरेरी ट्रेडिशन। जो शख्स सेंस रखता है उसको मालूम पड़ता है, जो माजी का सेंस रखता है, तारीख का, उसे महसूस होता है कि होमर से लेकर आज तक सारा लिटरेचर एक धारे की मानद है। यू कैन नॉट वैल्यू हिम अलोन। आप एक पोएट को, आर्टिस्ट को तन्हा वैल्यू नहीं दे सकते, उसे अलग से आप शनाख्त नहीं दे सकते। यू मस्ट सेट हिम, उसे आपको कहीं पर एडजस्ट करना होता है। फॉर कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन, किसी दूसरे पोइट से कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन करना है। अमंग द डेड, खास करके पिछले गुजर जाने वाले पोइट से, कि आया ये पोइट मिल्टन से अच्छा है, पोप से अच्छा है या नहीं है। इफ वी अप्रोच अ पोइट विदाउट प्रेजुडिस, अगर हम एनालाइज करें, क्रिटिसाइज करें एक पोइट को बगैर किसी तासुब के, we shall find that not only the best but the most individual part of his work
मे बी दोज। तो हमें पता चलता है ना सिर्फ उसका बेहतरीन बल्कि इनफरादी काम वो है in which dead poets his ancestors assert their immortality most vigorously। वो हिस्सा उसका सबसे अच्छा है जिस पर माजी के पुराने पोएट बेहतरीन लाफानी काम कर चुके हैं। अगर एक पोएट ने इंसान की मौत पर फलसफी की है कि देखो भाई मरने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो उस वक्त भी आपका इख्तियार नहीं था कि आप पैदा हो गए, आपके इख्तियार में नहीं था कि आप पैदा हो या ना हो, जानबूझकर आप पैदा नहीं हुए, कोई आपका क्लेम नहीं था पैदा होने का। इसीलिए जब मौत आ रही है तो फिर भी क्लेम मत करो, चले जाओ, और ना ही इस वक्त से डरो, क्योंकि उस वक्त भी इख्तियार नहीं था, बस आ गए हो तो दुनिया में खेलने का देखने का मौका मिल गया है। ये फिलॉसफी एक पुराने पोएट ने कर दी। आज एक नए पोएट ने कहा, ब्रीफ कहा, उसने कहा जिस तरह जिंदगी मिलना आपका हक नहीं था, इस तरह मौत से बचना भी आपका हक नहीं है। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा क्या बात कह दी है, तो आपको पता चलेगा ये तो वो हिस्सा है, बेहतरीन हिस्सा है इस नए पोएट की पोएट्री का, जिस पर पहले माजी में एक पोएट बेहतरीन तरीके से कुछ कह चुका है, इतना बेहतरीन कि वो इमॉर्टल वर्क हो गया है। एंड इफ ट्रेडिशन मीन्स फॉलोइंग द वॉइस ऑफ द इमीडिएट जनरेशन, अगर तो ट्रेडिशन का मतलब आप ये ले रहे हैं कि वो जो इमीडिएट जनरेशन है, वो जो पेरेंट जनरेशन है, वो जो आपके ऊपर सीनियर जिंदा बैठे हुए पोइट्स हैं, अगर उनको ही फॉलो करना ट्रेडिशन है इन अ ब्लाइंड, अंधा धुंध एंड टिमिड, और बड़े ही शर्मीले से एडहेरेंस लॉयल्टी के साथ, देन यहां तक बात समझे। कहते हैं अगर तो आप ट्रेडिशन का मतलब ये लेते हैं कि आपके ऊपर जो सीनियर पोएट जैसे लिख रहे हैं आप भी वैसे शर्मीले होकर, वैसे ही आप उनके साथ वफादारी शो करके, वैसे ही आप अंधे होकर उनकी तकलीद करना शुरू कर दें, उनके स्टाइल में लिखना शुरू कर दें, तो ये ट्रेडिशन नहीं है। दैन ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली बी डिस्करेज्ड। तो इस ट्रेडिशन को फिर मुस्बत मूड में हमें डिस्करेज करना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहते ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि आपसे सीनियर जो बैठा लिख रहा है आप भी उसी को फॉलो करें, नहीं। ट्रेडिशन का मतलब है आप पास्ट से, मरे हुए पोएट से लेकर आए चीजें, उनको भी देखें वो कैसे लिखते आ रहे हैं। एंड नॉवेल्टी इज बेटर देन रेपिटेशन। बार बार वो ये कहता है कि आप चीज़ों को रिफाइन करें, नॉवल नए अंदाज में लिखें, मैज कॉपी पेस्ट ना करें, रेपिटेशन ना करें। अगर आपने रेपिटेशन करनी है उससे बेहतर है कि आप कुछ नया ही क्रिएट कर दें, बेशक वो ट्रेडिशनल ना हो। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट। इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट। इम्पर्सनैलिटी से मुराद है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल से मुराद अपनी ज़ात से बाला हो जाना, अपने दुखों को, अपने खुशियों को भूल जाना, अपने जज्बात को भूलकर आपने लिखना है। देखो जब आप जज्बाती हो जाते हैं तब आप लिखते हैं। अच्छा, आपने कभी जज्बाती होकर कोई चीज़ लिखी हो ना, तो आप 2 साल बाद उसको पढ़कर शर्माते हैं, आपको लगता है मैंने बहुत बुरा लिखा था, ये क्या मैंने लिखा था, क्योंकि आपने जज्बात में आकर लिखा होता है। अगर आप जज्बात से बाहर निकल कर लिखते हैं तो फिर आप कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। छोटी सी एग्जांपल, एक्सीडेंट होता है, आप जज्बाती होते हैं, जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया है, जिस जो काज बना एक्सीडेंट का, अगर उस शख्स को आप मारना शुरू कर देते हैं तो आपने एक और कत्ल कर दिया। एक शख्स एक्सीडेंट में मर गया और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ आपने उसको भी मार दिया। तो ये क्या इमोशनल था। अगर आप इमोशन से बाहर निकल कर जज्बाती नहीं होते तो आप सोचते हैं कि इस शख्स की गलती है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बचना चाहिए।
और ऐसा कोई नया असूल आना चाहिए, कोई तरीका आना चाहिए जिससे आइंदा ऐसा कुछ ना हो। ये आपका बड़ापन होता है, ये जज्बात से बाहर निकलकर कोई सोच होती है। ये तो दुनिया में एक सेपरेट एग्जांपल दी है जज्बात को समझाने की। अ पोएट शुड बी ऑब्जेक्टिव, एक पोएट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से मुराद कि सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव, अगर मैं अपने ज़ाती ख्यालात को लिखूंगा तो फिर मैं सब्जेक्टिव हो गया। मुझे माशरे का, दुनिया के मसाइल का कोई भी, उनसे कोई भी सरोकार नहीं। मैंने जो मन में आया वो लिख दिया, जैसे कि मलिक जहांगीर मूछुआ ने लिख दिया पहली 2 लाइन्स और उसी के नीचे वैसी सारी पोएम लिख दी, वो सब्जेक्टिव थी। दैट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पोएम ये होती कि वहाँ पर हमें खाना ठीक नहीं मिल रहा था उस मार्केट में, या वहाँ पर सफाई का निज़ाम ठीक नहीं था, या वहाँ पर हमें पानी ठीक नहीं मिल रहा था, या वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजार रहे थे। दैट वाज समथिंग ऑब्जेक्टिव। उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिजेक्ट किया, उन्होंने सब्जेक्टिव लिखा, जो उनके मन में आ रहा था, जो उनका दिल चाह रहा था। डीपर्सनलाइज्ड, पोएट को डीपर्सनलाइज होना चाहिए, अपने इमोशन से बाहर निकल जाना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी से बालातर होकर लिखना चाहिए। पोएट का दिल चाह रहा है चुम्मी 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 चुम्मी, तो वो ये नहीं लिखे, वो इससे बालातर होकर कुछ लिखे। कैटलिस्टिक एजेंट, पोएट कैटलिस्टिक एजेंट होना चाहिए। वो एक मीडियम होना चाहिए जिसके ऊपर वेव्स आए ख्यालात की, और वो साथ ही पेन के जरिए पेज पर एक्यूमुलेट, इकट्ठी हो जाए। पोएट का काम है दरमियान में जस्ट ख्यालात को पकड़कर आगे शिफ्ट कर देना पेज पर। वो अथॉरिटी ना बने कि मैं क्या सोचता हूँ। अबव हिज पर्सनल सारोज एंड जॉयस, एक पोएट को पर्सनल सारोज और जॉयस से बालातर होना चाहिए। पोएट की माँ मर गई है और वो पोएम लिखने बैठा है तो वो कहते सारा जहान रोए 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 रोए, ऐसा लिख देगा तो ऐसा सब्जेक्टिव है, उसे तो बड़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन माशरे में दैट वुड बी द फेलियर पोएम। चंद एक जज्बाती तो उसके साथ रो पड़ेंगे, लेकिन सारे नहीं रोएंगे। आ साइंटिस्ट, एक पोएट को साइंटिस्ट की तरह होना चाहिए, साइंसदान की तरह। पोएट्री शुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री फितरती ताकतवर जज्बात का उछाल तो नहीं है, और रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म या ये कोई जाती चुम्मी 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 नहीं है, कोई सब्जेक्टिविज्म नहीं है, जाती कोई रोमांटिसिज्म नहीं है ये। इट शुड बी एस्केप फ्रॉम इमोशंस। मलिक जहांगीर साहब, आपको अपने इमोशन से बाहर आना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स से बाहर आना पड़ेगा, अपने पर्सनल एक्सप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा कि आपकी पोएम पर आपकी जात की छाप ना हो। Eliot says it is not the greatness of intensity of emotions. ये बड़ापन नहीं है कि जज्बात की शिद्दत मौजूद हो पोएम में, द कंपोनेंट्स या स्टाइल की शिद्दत मौजूद हो जैसे कि मिल्टन की थी, या वर्क की शिद्दत मौजूद हो जैसे कि मिल्टन की थी, बट द इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस। लेकिन असल चीज़ है आर्टिस्टिक प्रोसेस कितना ज़बरदस्त था कि पोएट ने ऑर्गेनाइज कितना अच्छा किया अपने जहन के अंदर मौजूद ख्यालात को। जिस तरह के पोएट के माइंड में अगर किस भी आ रहा है तो किस प्लस लव प्लस मैरिज प्लस बेबीज प्लस ब्रेन बेबीज और फिर साइंटिस्ट और माशरे की फलाह व बहबूद, ये जो ऑर्गेनाइज किया है उसने पोएट ने, ये मैथमेटिकल फार्मूला जो बना दिया है पोएम को, इसको आर्टिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। आप इससे एग्री हो या ना हो, टी.एस. इलियट यही कहता है। द प्रेशर,
ये आर्टिस्टिक प्रोसेस एक प्रेशर है, सो टू स्पीक, अंडर विच द फ्यूजन टेक प्लेस, जिसके नीचे मिलाप अमल में आ रहा होता है। कौन सा मिलाप? जज्बात का, विजडम का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, ये सारे मिक्स जहां हो रहे होते हैं, फ्यूजन हो रहा होता है, उसके बाद उसके अंदर एक आर्टिस्टिक प्रोसेस का प्रेशर बिल्ट होता है, तो आप कोई चीज क्रिएट करते हैं। द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम। आर्टिस्ट जितना परफेक्ट होगा, आर्टिस्ट की परफेक्शन की निशानी ये है, एक पोएट परफेक्ट होगा। कब परफेक्ट होगा? जब वो ज्यादा अलग अलग होगा इन हिम, अपनी जात में, विल बी द मैन, अपनी जात में अलग अलग रख पाएगा उस आदमी को, हु सफर्स, जो पोएम के अंदर मसाइल को फेस कर रहा है, एंड द माइंड विच क्रिएट्स, और वो शख्सियत जो उस करैक्टर को क्रिएट कर रही है। नहीं समझे? पोएम में एक हीरो है और वो हीरो सफर कर रहा है, उसके बेटे की डेथ हो गई है। अब बेटे की डेथ पर वो वेलिंग कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है, वो याद कर रहा है, वो रो रहा है। ऐसा जब वो कर रहा है, अगर तो पोएट भी पोएम के अंदर रोना शुरू कर दे, वेलिंग करना शुरू कर दे, मातम करना शुरू कर दे, और पोएम के अंदर मातम की आवाज भी आ रही हो, चीखों की आवाज भी आ रही हो पोएम के अंदर ही, तो हम कहेंगे इस करैक्टर का क्रिएटर और ये करैक्टर अब अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक हो गए हैं। बड़ा पोएट वो होगा जो अपने करैक्टर से और उसकी सफरिंग से अलग रहे। क्रिएट करने वाला ब्रेन अलग हो, सफर करने वाला ब्रेन अलग हो। पोएम में करैक्टर भी हुआ करते हैं, एपिक पोएम की बात कर रहा हूं। तो बड़ा परफेक्ट पोएट वो होगा, पोएम में उसका सफर या ड्रामा में उसकी सफरिंग वो पोएट से अलग रहे। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ऐसा होगा, जब पोएट कहेगा कि उसका बेटे की डेथ हो गई, तो पोएट कहेगा उसकी आंखों के सामने सारा मंजर धुंधला गया था और आवाजें खामोश हो गई थी। उसको लगता था कि बाजारों का शोर नहीं, बल्कि ये चीखो पुकार है, बस। अब यहां पर क्रिएटर अलग बैठा है और सफरिंग करैक्टर अलग है। उस करैक्टर को हमने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से रिप्रेजेंट किया है, उसके इमोशंस को, कि बाजारों का शोर, उससे हमने रिप्रेजेंट किया है कि वो कितना तकलीफ में था, उसके मन में क्या था। मंजर धुंधला गया है तो आंखों में आंसू आए होंगे, धुंधला गया होगा। तो हमने ऐसी टेक्निक से रखना है कि आप क्रिएटर अलग रहें और वो करैक्टर अलग रहे। ऐसा होने से क्रिएटर को क्या फ़ायदा है? क्रिएटर कोई बड़ी बात कहेगा, वो अपने करैक्टर के साथ इमोशंस में डूब नहीं जाएगा। अगर आप इमोशंस में चले गए तो फिर अक्ल बंद हो जाएगी, अक्ल पर लॉक लग जाएगा। अगर आप इमोशन से बाहर रहेंगे तो फिर आप कोई अल्टरनेट बताएंगे। अच्छा, उसके बेटे की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी बेटी उसके पास है, अब वो अपनी बेटी के सहारे जिंदगी जिएगा। ओके, व्हाटसएवर, ऐसा कुछ कह सकता है पोएट। ये सारी मैंने छोटी छोटी आम फहम बातें की हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो he gave an analogy that the poet is like a catalyst। उसने एक एनालॉजी दी है, एक एग्जाम्पल दी है कि पोएट एक कैटलिस्ट की तरह है, एक मीडियम की तरह है। एक जार है, उस जार के अंदर आप 2 केमिकल डालते हैं, लेकिन वो दोनों बेचारे केमिकल उस जार में आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे। तो क्या करें?
आप आयरन का, लोहे का एक टुकड़ा उसमें डाल दें तो वो दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, रिएक्शन करेंगे और एक नई चीज़ बन जाएगी। वो नई चीज़ आइसक्रीम बनेगी या वो तेज़ाब बनेगा, मुझे नहीं पता। वो जो चीज़ बनेगी आप उसे जार में से बाहर निकालें और हैरान होंगे नीचे जो आपने लोहा फेंका था वो आयरन का एक पीस, वो स्ट्राइप वैसी की वैसी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो मीडियम है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है, पोइट भी कैटलिस्ट की तरह होता है। आइडियाज आते हैं जहन में, वो उन्हें आगे पेज पर कन्वर्ट कर देता है, खुद वैसा का वैसा रहता है, इमोशनल नहीं होता, जज्बाती नहीं होता। यानी कि यूँ समझें ये स्नोकर वाला होता है। आप वहाँ जाते हैं ना बेट खेलने के लिए, टोकन खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तो आप सारा दिन उन स्टिक्स से स्नोकर खेलते रहते हैं और वो स्नोकर वाला बैठा देखता रहता है, चैप बनाता रहता है। एंड पर आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, लेकिन स्नोकर वाले की पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बस मोटा और अमीर हो जाता है। ये एग्जाम्पल टीएस सीनेट को देनी चाहिए थी। तो पोइट भी सियाना तो हो जाता है, माल भी उसके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा आ जाती है उसके पास, और उसकी ज़ात पर फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। ना उसकी ट्रेजेडी हुई कि वो जुआ हार गया, ना वो खुश होता है कि वो जुआ जीत गया। मीडियम, तो पोइट एक मीडियम की तरह होता है। ये बातें आप ऐसे वैसे जैसे तैसे लिख सकते हैं। इनहेंस द इंटेंसिटी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, तो कैटलिस्ट केमिकल प्रोसेस की शिद्दत को बढ़ाता है, बट रिमेन्स इनर्ट, लेकिन खुद रहता है मोशनलेस, इनर्ट, उस पर कोई असर नहीं होता है, अनचेंज्ड इन द एंड। और आखिर में पोइट वैसा का वैसा होता है, हैप्पी हेल्दी। The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative। कहते हैं बेहतरीन तरीकाकार है जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? इन अदर वर्ड्स, आ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप माशरे में मंजर, माशरे में धुंधला जाने वाला मंजर, ऑब्जेक्ट्स वो ले सकते हैं। माशरे में बाज़ारों का शोर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। और सिचुएशन और चेन ऑफ इवेंट्स, आप जज्बात को दिखाने के लिए, स्क्रीन करने के लिए जज्बात को आप सिचुएशन का सहारा लें, आप इवेंट्स की चेन बनाएं, आप ऑब्जेक्ट्स का सहारा लें, विच शैल बी द फार्मूला ऑफ द पार्टिकुलर इमोशन। ये किसी खास इमोशन को बताने का एक फार्मूला हो सकता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से मुराद बाहर चीज़ें, पड़ी हुई बाहर की चीज़ें। कहते हैं जज्बात को दिखाना हो ना, किसी खास जज्बात को, तो बाहर माशरे में पड़ी हुई कोई चीज़ें आप सिलेक्ट कर लें, इवेंट या सिचुएशन सिलेक्ट कर लें। सच दैट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स, और फिर जब बैरूनी हक़ाइक़ आश्कार होंगे, विच मस्ट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस, ये हक़ाइक़ सिर्फ कानों तक पहुंचकर कानों में ही ख़त्म हो जाए, आँखों में जाकर आँखों तक ही ख़त्म हो जाए, ये टेस्ट में जाकर टेस्ट तक ख़त्म हो जाए, ये रीडर की रूह में ना उतरें, ये रीडर के माइंड में रेत की तरह बैठ ना जाएं ये फैक्ट्स। कहते हैं सिचुएशन पैदा करें, ऑब्जेक्ट्स दिखाएं किसी इमोशन को शो करने के लिए, फिर आप फैक्ट्स बताएं। फैक्ट्स इतने सख्त और संगलाख और तेज और परमानेंट नहीं होने चाहिए कि आपका रीडर डिसहार्ड हो जाए, होपलेस हो जाए, मायूस हो जाए। इमोशन दिखाने हैं, दिखाओ, ऑब्जेक्ट्स का सहारा लो, फिर फैक्ट बताओ। फैक्ट ऐसे हों कि सिर्फ वो क्या कहते हैं, हवा से खमसा तक महदूद रहें, और गिवन फैक्ट जो ही दिए जाएंगे द इमोशन इज इमीडिएटली एवोक्ड, तो एकदम से इमोशंस उभर आएंगे, जज्बात बाहर आ जाएंगे। सिंपल बात करो, पोएट कहता है अगर किसी को दुखी आप दिखाना चाहते हैं तो आप तारीख रात को सिलेक्ट कर लें,
फिर तारीख रात को के हक़ाइक़ आप बताएं, लेकिन टेम्परेरी हक़ाइक़ बताएं। वो हक़ाइक़ में, फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं होनी चाहिए कि रात तारीख है, रात खामोश है, रात में जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, ख़तरात महसूस हो रहे हैं, खामोशी है, ये बताएं। लेकिन उसमें इतनी शिद्दत ना हो कि सुबह का गुमान ही गुम हो जाए, सुबह का गुमान रहे। तो फिर क्या, एक्सटर्नल फैक्ट जब आएंगे जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस तक महदूद होंगे, दिए जाएंगे, इमोशंस एकदम से एवोक्ड हो जाएंगे, जज्बात एकदम से उभर आएंगे। पर एक बात है, समझ नहीं भी आएगी कोई बात नहीं। एंड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोएट्री पेज पर जज्बात का मेला लगा देना तो नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, बल्कि ये तो अपने जज्बात से बाहर निकलकर कुछ लिखने का नाम है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी की छाप का नाम नहीं है कि मैंने ये लिखा है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये तो अपनी ज़ात से बालातर होकर लिखने का नाम है। A bad poet is usually unconscious where he ought to be conscious. एक बैड पोइट वो होता है, वो उस वक्त लापरवाह हो जाता है जहां पर उसे पूरी तवज्जो से लिखना था, एंड कॉन्शियस, और उस जगह पर वो पूरी तवज्जो देता है, डिटेल और फिलॉसफी करने लग जाता है, वेयर ही आउट टू बी अनकॉन्शियस, जहां पर उसे लापरवाही से लिखना था ताकि रीडर सोचता रहे, रिजल्ट निकाले। एंड पोएट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन इंस्पायरेशन। और पोएट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तरतीब देने का नाम है, सीखने का नाम है, और उसको बेहतरीन मेथड से लिखने का नाम है। ये कोई इल्हामी, कोई ऊपर से उतरने वाला तोहफा नहीं है, ये कोई वारद होने वाली चीज़ नहीं है कि जी मुझे खुदा की तरफ से ऊपर से कोई चीज़ वारद हुई है। अब तक हमारे हिंदुस्तानी पोएट यही सोचते हैं। Conclusion. The essay tradition and the individual talent is an unofficial manifesto. ये एक अनऑफिशियल पॉलिसी या ये एक अनऑफिशियल पूरी एक थ्योरी है ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म। इलियट के क्रिटिसिज्म की ये थ्योरी है कि क्रिटिसिज्म भी यूं होना चाहिए। A poet becomes objective. एक पोइट ऑब्जेक्टिव हो जाता है with the consciousness, जब उसको अदराक हो जाता है that art never improves, कि आर्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं होती, but the material of the art keeps changing, लेकिन मटेरियल चेंज होता है। एक बार नाइट घोड़े पर बैठकर आता है तो उस वक्त तो बेहतरीन आर्ट होता है, तो दोबारा एक सोल्जर जब ट्रेन में बैठकर आता है तो पोएट ये ना समझे उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, कोई शाहकार जनरेट कर दिया है, कोई इंस्पिरेशन उसे हुई है। याद रखे कि ये आर्ट तब्दील नहीं हुई, आर्ट वही नाइट वाली है, तुमने जस्ट मटेरियल चेंज किया है उसका। तो यू आर नॉट अ गॉड, आपको इंस्पिरेशन नहीं होती, आप गॉड नहीं हैं। इट मेक्स अ राइटर मोस्ट एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ हिज प्लेस। ये चीज़ राइटर को ज़्यादा बाशऊर करती है। किस चीज़ से शऊर दिलाती है? ऑफ हिज प्लेस, कि उसकी औकात और उसका मकाम क्या है इन टाइम, इस दौर में। ऑफ हिज ओन कंटेम्परेरी, अपने ही दौर के, अपने ही क्या है, कंटेम्पोरेंटी का मतलब है एग्जिस्टिंग एट सेम टाइम, अपने ही दौर में, अपने ही वक्त में उसका मकाम क्या है, ये चीज़ दिखाती है। याद रहे, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी पोइट्स ने मोस्टली इन थेरीज़ को नहीं पढ़ा, उनके पास से भी नहीं गुजरी ये थेरीज़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्टिव पोएट्री की, अरिस्टोटलियन स्टाइल में इंस्पिरेशनल पोएट्री की, जो उनके मन में आया वो लिखा, अथॉरिटी बने। और आज पोएट्री कोई पढ़ना भी नहीं चाहता उनकी। आज मुझे पता है कितने लोग हैं जो मार्केट में जाकर गुलजार की
बुक्स ले आते हैं या मोहसिन नकवी या किसी और पोइट की बुक ले आते हैं। मैंने एक बुक लिखी है सूरज पे कह काज़न हूँ, और उसका सबसे बिटर, उसका बदतरीन क्रिटिक मैं खुद था उस बुक का कि ये बुक इंतहाई घटिया किस्म की बुक है जो मैंने लिखी है। बिकॉज ये मैंने बुक उस वक्त लिखी जब आई वॉज अनअवेयर अबाउट द मॉडर्न थेरीज, तो सब्जेक्टिव पोइट्री थी, अपने रोने रोने थे। डिसरिगार्ड ऑफ द दिस ट्रेडिशन, जो रिजेक्ट करेगा, लापरवाह रहेगा इस ट्रेडिशन से, लिटरेरी ट्रेडिशन से, द दिस ट्रेडिशन इस लिटरेरी ट्रेडिशन से, मीन्स फिर उसका मतलब है अरिस्टोटल्स डी एनीमा, which means the mind is doubtless something more divine and unimpressionable, कि माइंड कोई शक नहीं ये कोई ऐसी चीज़ है जो इल्हामी है और इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। अरिस्टोटल ने कहा था डी एनीमा कि माइंड जो है ये कोई चीज़ इल्हामी है और इसका तयन, इसको समझा नहीं जा सकता, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप ट्रेडिशन को रिजेक्ट करेंगे तो फिर आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, पोइट क्या कर लो, मेरे जहन में जो बात आ गई मैंने लिख दी, मैं क्या करूं। कल पोइट के जहन में ये बात आ जाए, वो कहे कि ये हिंदुइज्म सारा का सारा फजूल तरीन है, तो उस पोइट को डंडे मारने के लिए आप चले जाएंगे। जब उसे डंडे मार रहे हैं वो कहेंगे मैं क्या करूं, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था दिमाग तो इल्हामी है, तो मेरे जहन में यही बात वारिद हुई, मैंने लिख दी, मैंने तो उसके कोई तब्दीली नहीं की। तो उस वक्त जो डंडे पड़ रहे होंगे उन डंडों से टी.एस. इलियट सिर्फ बचा सकता है कि भाईजान ट्रेडिशनल होके लिखो जैसे बाकी लिख रहे हैं। एक्चुअली इलियट वांट्स टू डाइवर्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द पोएट टू पोएट्री। असल में इलियट चाहता है कि हम अपनी सोच को डाइवर्ट करें, हम रिजेक्ट कर दें पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट। हम अगर इंटरेस्ट डेवलप करें तो सिर्फ पोइट्री में करें, हम ये भी ना सोचें कि ये पोइट्री किसकी है, ऑथर कौन है। आप ये सोचें कि ये पोइट्री आपको क्या कहती है, क्या ये आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या ये आपसे कोई बात कर रही है, क्या आपको इसकी कोई बात समझ आती है। अगर आती है तो एक्सेप्ट करें, नहीं आती तो उसे रिजेक्ट करें, उसे डिस्करेज करें और कहें कि ये एक नेशन की पोइट्री हो सकती है, ये एक चाइनीज़ नेशन की हो सकती है, चाइनीज़ लैंग्वेज में हो सकती है, नॉट फॉर मी, तो दैट इज़ नॉट कोई बड़ी पोइट्री नहीं है, ये एक माइनर, एक रीजनल पोइट्री है आप कहेंगे। इसीलिए मॉडर्न पोइट्स ने आसान लैंग्वेज में पोइट्री की है, कर रहे हैं, ताकि उसको मैक्सिमम दुनिया रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। उनके थीम्स भी इस कदर बड़े होते हैं जो इंसानियत के ऊपर होते हैं, ना कि किसी एक नेशन की एक वर्दी के ऊपर होते हैं। तो इलियट भी चाहता है कि हम इंटरेस्ट पोइट्री में डेवलप करें, पोइट को रिजेक्ट कर दें, हमें पता भी ना हो कि ये पोइट कौन है। अच्छा, इसीलिए क्रिटिसिज्म में आपको एक पोएम दी जाती है क्रिटिसाइज करने के लिए, आप डर रहे होते हैं, हालांकि आपको वहाँ बताना चाहिए कि आपका इस पोइट्री के बारे में क्या ख्याल है, इसके पोइट के बारे में नहीं। आप ये सोचने लग जाते हैं हाय ये किसकी पोइम होगी, काश पता चल जाए कि ये कहीं शैली की तो नहीं है, कहीं ये कीट्स की तो नहीं है, पता चल जाए तो मैं लिख दूं और 2 मार्क्स मुझे और मिल जाए। नो 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 नो, इस चीज़ के मार्क्स हैं ही नहीं। क्रिटिसिज्म में वो आपने ये बताना है कि ये पोइट्री, ये पोएम, ये पीस आपको क्या कहता है, आपको कितनी समझ आती है, कितने वर्ड्स आपको अपील करते हैं, रिदम कैसी है, सोच कैसी है, इसके अंदर थीम इंटरनेशनल है या नहीं है। अगर उस पोएम में आपको ये बातें सारी समझ नहीं आ रही तो यकीन कीजिए, आप लिख दीजिए कि मुझे इसका एक इसका पॉइंट भी समझ नहीं आया और फजूल तरीन पोएम है ये, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आई, ताकि पेपर चेकर को पता चले कि ये बच्चा जिसे ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको एजुकेशनल प्रॉब्लम है। इस पोइट्री में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो सजेस्ट करे कि एजुकेशन सिस्टम ठीक करो ना बाबा, बिकॉज इट वुड कंड्यूस टू एन एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल पोइट्री। क्योंकि पोइट्री पर जब फोकस हो जाएगा तो ये चीज़ हमें कंड्यूस करेगी, कंड्यूस का मतलब है गाइड करेगी कि हम एस्टिमेट करें कि एक्चुअल पोइट्री की वर्थ क्या है।
सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इलियट से मेरी दुश्मनी है, आई एम डिसएग्री।